अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस सदन के माध्यम से सर्वप्रथम मेरे क्षेत्र के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस सदन में पहुंचकर उनकी बातें रखने का मौका दिया और मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेश की समस्त जनता को भी धन्यवाद करता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनाई। मैं पूरे प्रदेश और सभी देशवासियों को, जो कल 22 जनवरी का ऐतिहासिक दिन था, कल के दिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस पीढ़ी को सौभाग्यशाली मानता हूं कि 500 साल के बाद में हमें यह शुभ दिन देखने का मौका मिला। हम वर्षों से दीपावली मनाते आ रहे हैं और दीपावली का पर्व जब भगवान राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या आए थे तो उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वो हमने देखा नहीं, सिर्फ महसूस किया था। लेकिन यह हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि कल के दिन के हम लोग साक्षी बने। जो 500 साल के इंतजार, जिसकी हमारी सैकड़ों पीढ़ियों ने इंतजार किया, उसके बाद में आज यह शुभ दिन हमें देखने का अवसर मिला। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो कहा है कि देश से देश और राम से राष्ट्र की जो चेतना का जो पूरे देश में भारतीयों में संचार हुआ है, निश्चित रूप से वो इस बधाई के पात्र हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभिभाषण के ऊपर बिंदु संख्या 31, 32, 33 और 34 के संदर्भ में बताना चाहता हूं कि पिछली कांग्रेस सरकार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई, एक भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसमें पेपर लीक ना हुआ। एक भी परीक्षा वो सफलतापूर्वक नहीं करवा सके। खुद आरपीएससी के मेंबर्स और कई नेतागण उसमें शामिल हुए। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस व्यवस्था के आधार पर, क्योंकि गांव के अंदर, कस्बों के अंदर आज की एक परिपाटी है, एक साधारण परिवार इस बात को सोचता है कि मेरा बच्चा कहीं सरकारी नौकरी लगेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, लाखों लोग सुबह जल्दी उठकर मेहनत और मजदूरी करने के लिए इसलिए जाते हैं कि उनका बच्चा किसी शहर में जाकर पढ़ाई कर रहा है, कोचिंग कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है। लेकिन यह दुर्भाग्य था कि पिछली 5 साल की कांग्रेस की सरकार में जब वो नौजवान परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पे गया तो उसको पता चला कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। बड़े उदास मन से जब वो घर जाता है, घर वालों को क्या सफाई दे, घर वालों को क्या कहे, उसको गर्दन नीची करके घर के अंदर जाना पड़ता है। और कई युवा तो हताशा के अंदर आत्महत्या करने जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर हो गए। ऐसी निकम्मी और नकारा सरकार जो युवाओं के बेहतर भविष्य को बनाने की बात करती थी, उनका मुखौटा उतर गया और उन युवाओं ने इस सरकार को आईना दिखाने का काम किया। अभी विपक्ष के एक वरिष्ठ सदस्य कह रहे थे, अभी विपक्ष के एक वरिष्ठ माननीय सदस्य कह रहे थे कि पेपर कहां पर लीक नहीं हुए, आपने पेपर कहां पर लीक नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता हमारा चुनाव इसलिए नहीं करती कि हम किसी दूसरे का बहाना बनाकर उस समस्या को टाल दें। क्या हमारे नौजवान इस बात के लिए सरकार बनाते हैं
क्या इस बात के लिए सरकार सुनते हैं कि जब पेपर लीक होगा और हम सरकार से पूछेंगे कि पेपर लीक क्यों हुए, तो वो ये जवाब देगी कि यार महाराष्ट्र में भी लीक हो गए, गुजरात में भी लीक हो गए। ये एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है, पार्टियों से ऊपर उठकर एक सोचने वाला विषय है। जो सदस्य भी कह रहे थे, मैं कहता हूं खुद के गिरेबान में झांकने का विषय है। उनको सोचना चाहिए कि आज कोई भी व्यक्ति अगली पीढ़ी के लिए काम करता है। हर माता पिता अगली पीढ़ी का बेहतर भविष्य बनाने के लिए काम करते हैं। माननीय महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो अभी एक सदस्य कह रहे थे कि सरकार का एक इंजन फेल हो गया, अरे सरकार का इंजन फेल नहीं हुआ है, आप लोगों की बुद्धि फेल हो गई है, आप लोगों की आंख पे पट्टी बंध गई है। आपको दिखाई नहीं देता कि सरकार ने सर्वप्रथम आते ही पहला आदेश जारी किया कि युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए युवाओं के हितों पर कुठाराघात नहीं हो। सबसे पहला आदेश जारी किया कि पेपर लीक के ऊपर एसआईटी का गठन करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, कोई परीक्षा होगी, ये संसदीय परंपराओं के अनुकूल नहीं है। आप बिराजे, अध्यक्ष महोदय, महोदय बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल बोलना सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं, अब जो भी कोई परीक्षा होगी उसकी निगरानी विधानसभा की प्रक्रिया कानून के अनुसार और पूर्ववर्ती माननीय सीपी जोशी साहब ने दिए व्यवस्थाओं के अनुसार विधानसभा के परिसर के अंदर, विधानसभा अंदर किसी तरह का ऐसा पैम्पलेट लाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, नियमों के विपरीत है। माननीय सदस्य को प्रताड़ित करें, वो ऐसा आचरण नहीं करें। आप बिराजे, ये प्रतिबंधित है। मैं आप माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करें। आप प्रथम बार आ रहे हैं, इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरीके से अपन सदन में लाकर अपन सदन की गरिमा को किस तरीके से हाथ करते हैं। आपसे यही निवेदन है, आप बिराइए चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोली, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं कि अब हर होने वाली परीक्षा की निगरानी खुद मुख्य सचिव और डीजीपी साहब करेंगे। यह फैसले के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इस फैसले के बाद अब युवाओं के भविष्य पर, उनके हितों पर कोई कुठाराघात नहीं होगा और जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी मेहनत करेगा निश्चित रूप से उसको इसकी सफलता का फल मिलेगा। मैं इसके लिए राजस्थान के करोड़ों युवाओं की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिंदु संख्या 23 के ऊपर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस भजनलाल सरकार ने गरीब वर्ग की माता बहनों के लिए 450 रुपए के अंदर सिलेंडर का मूल्य निर्धारण करने का काम किया है, जो 1 जनवरी 2024 से लागू हो गया है। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि सरकार काम नहीं कर रही। मैं इनको कहना चाहता हूं, जो काम कांग्रेस की सरकार ने अंत के 2 महीने में करने का काम किया था और 500 रुपए का सिलेंडर का बहुत बड़े बड़े होर्डिंग आपने छपाए थे, जो 5 साल के अंतिम 2 महीने में हुए थे। मैं इनको कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि सरकार ने 15 दिन के भीतर आगामी पूरे 5 साल में लाभ मिले, लाभार्थियों को इसका लाभ मिले, इसके लिए ये निर्णय करने का काम किया है। क्योंकि कांग्रेस सरकारों की एक परंपरा रही है कि वो कोई भी काम चुनाव को ध्यान में रखकर और अंतिम समय में प्रलोभन के रूप में करते हैं। लेकिन प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है। उन्होंने महसूस किया कि कौन सा काम 5 साल के कार्यकाल के प्रारंभ में हो रहा है और कौन सा काम कार्यकाल के अंत में हो रहा है। इसलिए यही कारण है कि राजस्थान की जनता ने
कांग्रेस को नकार कर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभिभाषण के बिंदु संख्या 27 पर कहना चाहता हूं कि यह सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है, किसानों को संबल देने के लिए वचनबद्ध है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय भजनलाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के भले के लिए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 रुपए सालाना थी, उसको बढ़ाकर 12,000 रुपए सालाना करने का काम किया है। निश्चित रूप से किसानों को इससे संबल मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने एमएसपी के ऊपर बोनस देकर और गेहूं का मूल्य बढ़ाने का काम किया है और सरकार ने यह संकल्प लिया है कि समयबद्ध तरीके से 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की खरीद करने का सरकार काम करेगी। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार सिर्फ किसानों के नाम पर किसान को बरगलाने का काम करती है, किसान किसान चिल्लाने का काम करती है, लेकिन आज तक किसानों की बेहतरी के लिए कांग्रेस सरकार ने इतिहास में एक भी कदम उठाने का काम नहीं किया जिससे किसानों को लाभ मिले। माननीय महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पिछली कांग्रेस की सरकार जब आई थी तो इनके एक बड़े नेता जयपुर के अंदर आए थे और उन्होंने गिनती गिनी थी 1, 2, 3, 10 तक में किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन क्या नतीजा रहा? किसानों का 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया गया, किसानों को सिर्फ बरगलाया गया, वादा खिलाफी की गई और यही कारण था कि किसानों ने इस सरकार को नकार कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। माननीय महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली कांग्रेस की सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि किसानों की जमीन कुर्क नहीं होने देंगे, लेकिन यह बहुत दुखद विषय है कि पिछली 5 साल की सरकार में लगभग 20,000 किसानों की जमीनें नीलाम की गई, कुर्क की गई। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी का कि उन्होंने सरकार में आते ही उन्होंने घोषणा की है कि हम लोग जो भी किसानों की जमीनें नीलाम की गई उनके लिए एक मुआवजा नीति बनाकर उनको संबल देने का काम करेंगे। यह नीति निश्चित रूप से किसानों के घाव पर मरहम लगाने का काम करेगी, इस बात का हमें विश्वास है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभिभाषण के बिंदु संख्या 46 और 47 के बारे में बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर 16 दिसंबर से 2023 से 26 जनवरी 2024 तक पूरे प्रदेश के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि ये सरकार केवल लोकसभा चुनाव का प्रचार कर रही है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अंतर स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो कांग्रेस सरकार जो जाते जाते कार्यकाल में अंत के दिनों के अंदर महंगाई राहत कैंप का स्वांग जिन्होंने रचा था, सरकार के पैसे बर्बाद किए थे, आज राजस्थान के अंदर जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर क्षेत्र के अंदर लाभार्थियों को लाभ दिलाने के लिए नंबर 1 पे राजस्थान की सरकार वर्तमान में चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आजाद भारत के अंदर यह विकसित भारत संकल्प यात्रा एक पहली ऐसी यात्रा है जो लोगों को लाभ दिलाने के लिए, वंचितों को संबल प्रदान करने के लिए, लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, उनके जीवन में बदलाव आए, ऐसी पहली यात्रा का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश के अंदर किया जा रहा है। वरना कई पार्टियां अपने राजनीतिक लाभ के लिए कई तरह की यात्राएं निकालने का ढोंग रचती हैं, स्वांग रचने का काम करती हैं। और अभी भी शायद एक कहीं कोई यात्रा चल रही है, पता नहीं बस में चल रही है, पैदल चल रही है, उसका कहीं अता पता नहीं है, लेकिन
जो माननीय मोदी जी ने एक सोच के साथ, एक संकल्प के साथ कि अगर कोई व्यक्ति जानकारी के अभाव में, अपनी पहुंच के अभाव में अगर उसको योजना का लाभ नहीं मिलता है तो सरकार खुद उनकी पंचायत में जाए, उनके दरवाजे तक जाए और उन वंचित जिनके वास्तव में वो हकदार है उन लोगों को इसका लाभ मिले। निश्चित रूप से विकसित भारत संकल्प यात्रा एक जन जागरण अभियान का रूप ले चुकी है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी लोगों के जीवन में आमूल चूल बदलाव ला रही है और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर, हमारी सरकार और केंद्र सरकार मिलकर 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करेंगे। इस बात का हम आपको इस सदन के माध्यम से विश्वास दिलाते हैं। मैं अभिभाषण के बिंदु संख्या 48 के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय चर्चा करना चाहता हूं, जो भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत जो हर घर के अंदर 2024 तक जो हर घर में नल लगाने की योजना थी, हर घर तक पानी पहुंचे, कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के कारण वो योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। उस योजना के अंदर क्योंकि जो कार्यकारी एजेंसियां थी वो राजस्थान सरकार के अधीन थी, इसलिए उन्होंने भ्रष्टाचार किया और विचारधारा को देखकर पानी पहुंचाने का काम किया। कई गांवों में, कई ढाणियों में जहां पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, राजनीतिक भेदभाव के कारण स्थानीय एजेंसी, राज्य सरकार की एजेंसी होने के कारण उन लोगों तक पानी पहुंचाने का काम नहीं किया गया। ये कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था, लूट की हर किसी को छूट मिली हुई थी और विचारधारा के आधार पर लोगों के काम किए जाते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा निवेदन और करना चाहता हूं। पिछली सरकार ने कई जिलों का निर्माण किया, कई जिलों का गठन किया, उसके अंदर न तो क्षेत्र का ध्यान रखा गया, न दूरियों का ध्यान रखा गया, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें राजनीतिक फायदा कैसे मिले इस बात का ध्यान किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ आपकी 2-3 मिनट हमारा समय, हमारा जितना निर्धारित समय उतने में बोलेंगे, ज्यादा नहीं, आप निश्चित रहें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पास में नीमका थाना जिले का गठन हुआ, जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे पास, हमारी विधानसभा के पास में नीमका थाना के जिले का गठन हुआ और मेरे विधानसभा की 10-12 पंचायतें जो केवल 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, उनको राजनीतिक दुर्भावना के कारण नए जिले के अंदर शामिल नहीं किया गया। मैं सदन के माध्यम से सरकार को भी निवेदन करना चाहता हूं कि उन पंचायतों को पुनर्गठन करके और नीमका थाना जिले के अंदर कांवट और आसपास की पंचायतों को शामिल किया जाए। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक वरिष्ठ सदस्य कह रहे थे, वो कह रहे थे सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे थे, पर्ची की बात कर रहे थे, पर्ची की सरकार की बात कर रहे थे। अरे क्या बात करते हो आप? आपके अंदर बदलाव की क्षमता नहीं है, आपकी पार्टी में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, इसी कारण आप दिन ब दिन नीचे गिरते जा रहे हो, रसातल के अंदर जाते जा रहे हो। और अगर आपने अपनी आंख की पट्टी नहीं खोली तो वो दिन दूर नहीं है जब राजनीतिक पार्टियों में से कांग्रेस पार्टी नाम की पार्टी का अस्तित्व नहीं रहेगा, अगर यही स्थिति रही। माननीय महोदय, मैं कहना चाहता हूं, ये पर्ची की सरकार नहीं है, ये युवाओं के सपनों की सरकार है, ये किसानों के उम्मीदों की सरकार है। माननीय महोदय, ये किसान की खुशहाली और छोटे व्यापारियों को संबल देने वाली सरकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से पूरे राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर विकास के ऊंचे आयाम स्थापित करेंगे। साथ ही इस बदललाल सरकार के अंदर उच्च सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना होगी और निश्चित रूप से
सांस्कृतिक पुनरुत्थान किया जाएगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं कि हम युवाओं के सपनों को, किसानों की उम्मीदों को पूरा करेंगे। हर मजदूर को काम मिलेगा और हर छोटे व्यापारियों को संबल मिलेगा, महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा मिलेगी और ये सरकार सुशासन और पारदर्शी शासन के सभी मापदंडों को पूरा करेगी। इसी संकल्प के साथ मैं मेरी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।